हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट 11वीं क्लास का, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है पादप आकारिकी। सबसे पहले अपन डिस्कस करना चाहेंगे कि पादप आकारिकी क्या है। इसके बाद में इसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनका सॉल्यूशन कंप्लीट मिलेगा। और ये जो क्लासेज है ये आपके लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसके अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट आता है, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो गया, एम्स का एग्जाम हो गया, जेट का एग्जाम हो गया, सीयूटी का एग्जाम हो गया या आईसीआर का एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जामों में ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा जब भी वैकेंसी आती है जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें भी ये जो क्लास है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए। अब आपको डेली इस चैनल पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं कि जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी। सबसे पहले यदि आकारिकी शब्द को लेते हैं, आकारिकी कहते किसको है? मॉर्फोलॉजी। देखो 11वीं क्लास में जब भी बायोलॉजी पढ़ी जाएगी तो दो प्रकार से अपने को स्टडी करनी है। पहली स्टडी है आकारिकी यानी कि बाह्य स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं? आकारिकी कहते हैं। यदि यहां लिखा हुआ पादप आकारिकी यानी कि प्लांट की जो पादप है उसकी बाह्य संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? पादप आकारिकी। और दूसरा एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं शारीरिकी, शारीरिकी एनाटॉमी। इसका मीनिंग क्या है? आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? शारीरिकी यानी एनाटॉमी कहा जाएगा। तो प्लांट की जो आकारिकी है उसके ऊपर एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं? जड़, तना, पर्ण, पुष्प, पुष्पक्रम, फल, बीज और कुल के बारे में पढ़ते हैं। ये इतने सारे टॉपिक मिलके और एक चैप्टर का निर्माण करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके ऊपर कौन कौन से बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आज पहली क्लास में अपन सोल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सुविकसित मूसला जड़ तंत्र यानी जो वेल डेवलप्ड टेप रूट सिस्टम है ये किसमें देखने को मिलता है? अब आपको यहां बताना पड़ेगा पहले मूल जड़, मूल यानी जो जड़ है वो क्या होती है? तो जब भी बीज की संरचना देखी होगी तो बीज में दो प्रकार की विशेष संरचनाएं मिलती है। एक को कहते हैं प्रांकुर और दूसरी जो संरचना है उसको कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर वृद्धि करके और एक रोमनुमा संरचना बना देता है, उसको कहते हैं प्राथमिक जड़। और जो प्रांकुर है ये वृद्धि करके और बाग बना देता है, परहो सूट बाग बना देता है जो कि सरफेस के ऊपर स्थित रहता है। मूलांकुर से जो संरचना बनी है पहली, उस संरचना को क्या कहा जा रहा है? प्राथमिक जड़ कह रहे हैं उसको। इस जड़ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे जड़ें दो प्रकार की बताई गई है। एक है मूसला मूल, मूसला मूल, और दूसरी है जकड़ा मूल, जकड़ा मूल।
मूसला मूल देखी होगी, यानी कि जब प्राथमिक जड़ क्या हो, मोटी हो, और इससे क्या हो, पासारों में छोटी छोटी जड़ें दिखती हो, यानी रेशेदार संरचनाएं दिखती हो, तो ऐसी जड़ को कहते हैं मूसला मूल। इसमें जो प्राथमिक जड़ है ये किस प्रकार की होती है, स्थायी प्रकार की होती है। विशेष क्वेश्चन है कि प्राथमिक जो मूल है वो किस प्रकार के सिस्टम में स्थायी होती है, तो मूसला मूल में क्या होती है, प्राथमिक जड़ स्थायी होती है, परमानेंट होती है। जबकि जो जकड़ा जड़ तंत्र है, जो जकड़ा मूल है, इसमें प्राथमिक मूल क्या होती है, अल्प अवधि की होती है, यानी कुछ ही समय पे बाद वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और इसकी जगह पे क्या होता है, यहां से जो तना है उसके आधार से, यानी ये है तना, इसके आधार से छोटी छोटी पतली पतली रेशेदार जड़ें विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार का जो जड़ तंत्र है वो कहलाता है जकड़ा मूल, यानी जकड़ा जड़ तंत्र कहलाता है। ये किनमें मिलेगा, एक बीज पत्री जितने भी पादप है उनमें इस प्रकार का मूल तंत्र मिलेगा। और जो डाइकोट है, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें किस प्रकार का जड़ तंत्र मिलेगा, तो मूसला मूल जड़ तंत्र मिलेगा। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सुविकसित मूसला जड़ तंत्र किसमें देखने को मिलता है, तो यानी अपने को ये समझना है यहाँ पर कि जो डाइकोट प्लांट कौन सा है। जिया मेज, जो मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, तो मक्का किसमें आती है, एक बीज पत्री में मोनोकोट है ये, तो इसके अंदर ये सिस्टम नहीं मिलेगा। मूसा मूजेसी फैमिली का एक सदस्य है जिसके अंतर्गत केला भी आता है, तो ये भी कैसा है, मोनोकोट है। एविना सेटाइवा जो जई है, जो चारे वाली फसल है, उसका वैज्ञानिक नाम है एविना सेटाइवा, तो ये भी कौन सी है, ये भी है मोनोकोट। और इसका जो कुल है वो है ग्रेमिनी या पोएसी, तो इसमें जितनी भी फसलें आती है वो सभी मोनोकोट होती है। तो बचा हुआ अपने पास में ब्रेसिका। ब्रेसिका जो सरसों का वर्ग है वो है ब्रेसिका। तो ब्रेसिका में यानी जो सरसों की जड़ देखी होगी तो बीच में से मोटी होती है और उससे साइडों में द्वितीयक तृतीयक जड़ें विकसित रहती है। तो ऐसा मूल जो जड़ तंत्र है वो किसमें मिल रहा है, ब्रेसिका, यानी सरसों वर्गीय जो पौधे हैं उनमें मूसला मूल जड़ तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पादपों जैसे कि घास, मोन्स्टेरा और बरगद के पेड़ में मूल जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भागों से उत्पन्न होती है। अपने यहाँ डिस्कस किया था कि जड़ दो प्रकार की होती है। जड़ उसको कहेंगे जो मूलांकुर से विकसित होती है, तो मूसला मूल भी किससे विकसित होती है, मूलांकुर से। जकड़ा मूल भी किससे विकसित होती है, मूलांकुर से। डिफरेंस क्या था, यहाँ प्राथमिक जड़ स्थायी होती है और यहाँ प्राथमिक जड़ अस्थायी होती है, अल्प अवधि की होती है, जो नष्ट होने के बाद में यहाँ से द्वितीयक तृतीयक जड़ें निकलेगी तने के आधार भाग से, तो उसको कहेंगे जकड़ा मूल। अब तीसरा है, एक जड़ आती है जिसको कहते हैं अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटियस रूट। अब कह रहे होंगे कि सर अभी आपने बताया कि जड़ दो प्रकार की है, अर्थात यानी कि जो मूलांकुर से विकसित होगी उसको जड़ कहेंगे, यानी कि ये भी जड़ की तरह ही कार्य करती है, इसलिए इसको जड़ अपन नाम दे रहे हैं। होती क्या है, मूलांकुर के अतिरिक्त, मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी पादप भाग से, किसी भी अन्य पादप भाग से यदि जड़ जैसी संरचना विकसित हो रही है तो ऐसी जड़ को अपन क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़ें कहेंगे, एडवेंटियस रूट कहेंगे। अब इसके उदाहरण कुछ बताना चाहूंगा मैं। जैसे आपने देखा होगा गन्ना होता है, मक्का होती है, ज्वार होती है, इसका ये तना है,
इस तरह के यहाँ पर पारो और परो संधियां पाई जाती है। तो इन पारो संधियों से जो आधारीय पारो संधियां होती है, यहाँ से कुछ संरचनाएं विकसित होके और भूमि में प्रवेश कर जाती है। तो इनको कहा जाता है स्टिल्ट रूट। और ये किस लिए विकसित होती है? जिससे कि ये तना यानी जो पौधा है वो सीधा खड़ा रह सके। ऐसे ही आपने बरगद देखा होगा, बरगद में बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं होती है। तो यहाँ से कुछ संरचनाएं भूमि में लटक के और भूमि की तरफ यानी भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये भी जड़ की ही तरह कार्य करती है। तो इनको कहते हैं प्रोप रूट। प्रोप रूट। अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे घास बरगद के पेड़ों में मूल जड़ यानी मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भागों से उत्पन्न होती है, तो उसको क्या कहेंगे? अपस्थानिक मूल कहेंगे, एडवेंटियस रूट कहेंगे। मूसला मूल जो मूलांकुर से विकसित होगी, द्वितीयक मूल प्राथमिक मूल से जो संरचना विकसित होगी उसको द्वितीयक मूल कहेंगे, और द्वितीयक मूल से जो संरचना विकसित होगी उसको तृतीयक मूल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला है जड़ मिट्टी से जल और खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करती है। तो इससे पहले एक संरचना बताना चाहूंगा मैं। यदि जड़ के क्षेत्रों की बात करें तो जड़ के क्षेत्रों में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। शीर्ष के ऊपर होता है जिसको कहते हैं मूल गोप। इसके पीछे का जो ये इतना एरिया है ये कहलाता है विभज्योतकी क्षेत्र। इसके पीछे का जो रीजन है वो कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। और इसके पीछे जो रीजन होता है उसमें कुछ रेशे पाए जाते हैं और ये पूरी संरचना कहलाती है परिपक्वन मैच्योरेशन रीजन। और ये जो रेशे निकल रहे हुए हैं इनको कह रहे हैं मूल रोम। और ये एक कोशिकीय होते हैं, विशेष ध्यान रखना है, एक कोशिकीय संरचना होती है ये। और ये एपिडर्मिस से एक कोशिकीय संरचना। तो यहाँ बताना चाह रहा हूं मैं कि जो ये मूल रोम होते हैं यही क्या करते हैं? खनिज तत्वों का और जल का अवशोषण करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है अपना वो तो सही है, यानी कि जड़ मिट्टी से क्या काम कर रही है? जल और खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करती है। दूसरा, जड़ एक उचित स्थिरण एंकोरेज प्रदान करती है, यानी कि जड़ पौधे को एक जगह स्थापित होने में मदद कर रही है। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जड़ खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती है और पादप वर्धी नियामकों का संश्लेषण करती है। कुछ जैसे जड़ें उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है। इन सभी में भोजन स्टोर करके, फूड को स्टोर करके, और जो जड़ें हैं वो फूलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है, जिनको शंक्वाकार, तर्करूपी या कुंभी रूपी प्रकार की जड़ें कहते हैं। तो ये भी सही है। जड़ में विभज्योत की गतिविधि का अभाव होता है, ऐसा नहीं है, यानी जो ये अभाव लिखा हुआ है ये गलत है। कहने का मतलब है कि जो जड़ है उसके अंदर विभज्योत की गतिविधि पाई जाती है। विभज्योत की का मतलब क्या होता है यहां इसको समझना है। ये एक प्रकार का उत्तक है और इसकी विशेषता क्या है? इसमें बार बार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, बार बार विभाजन होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? विभज्योतकी पड़ा है। तो अब आइए, जैसे कि यहां बताया था मैंने, कौन सा गलत है? डी जो ऑप्शन है वो गलत है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये बताया था विभज्योतकी सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो इसी रीजन में होता है, और ये कहां पाया जाता है? मूल गोप के कुछ ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल यानी जड़ में विभज्योतकी क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये ध्यान रखना अपने को, कौन सा कथन देखना जो सही है।
इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली, भित्ति युक्त और घने कोशिका द्रव्य युक्त होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं शायद ही कभी विभाजित होती है, जबकि अभी जस्ट अभी पहले बताया है कि सबसे ज्यादा विभाजन इसी क्षेत्र की कोशिकाओं में होता है। तो पहला तो गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा, यह क्षेत्र मूल गोप यानी रूट कैप के कुछ मिलीमीटर पर स्थित रहता है। यह भी क्या है, सही है। और पहला जो ऑप्शन है यह भी क्या है, सही है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, डी। यानी कि इसमें एक से ज्यादा जो विकल्प है वो सही है। कौन कौन से अभी संरचना बताई थी मैंने। मूल गोप सबसे ऊपर पाया जाता है, इसके पीछे वाला जो रीजन है वो है विभज्योतकी क्षेत्र। और यहाँ पर ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें बार बार यानी अत्यधिक मात्रा में जो विभाजन करने की क्षमता है वो प्रेजेंट रहती है। इस कारण इसमें दो जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, एक से अधिक विकल्प सही है। गलत कौन सा विकल्प है, बी नंबर का इसमें गलत है। शायद ही नहीं, यहां विभाजन करने की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल के क्षेत्रीकरण यानी जो जोनेशन जो अभी मैंने भाग बताए थे उनके संदर्भ में स्तंभों का मिलान कीजिए। पहला है मूल गोप क्षेत्र, ये कैसा होता है, ये होता है नोकनुमा। पहले का है फोर्थ विभज्योतकी क्षेत्र, तीव्र कोशिका विभाजन, अभी बताया था सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन विभज्योतकी क्षेत्र में ही होता है। दीर्घीकरण क्षेत्र, इस विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर मिलता है जो क्या करता है, लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। और चौथा है परिपक्वन क्षेत्र, जिसके अंदर क्या बताए थे मैंने, एक कोशिकीय मूल रोम बताए थे, जिससे के द्वारा क्या है, खनिज और पोषक तत्व जल का अवशोषण करने में मदद मिलती है। तो मिलाइए, पहले में चौथा यानी दो ऑप्शन में है, पहले में चौथा दूसरे में तीसरा। तो ये है पहले में चौथा दूसरे में तीसरा और तीसरे में पहला और चौथे में दूसरा। तो ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जड़ फूल जाती है और भोजन संग्रह करती है। जस्ट अभी मैंने बताया था डेकस कैरोटा यानी गाजर की बात कर रहा है ये। तो गाजर में जो जड़ होती है वो किस प्रकार की है, भोजन संग्रहण करने के कारण वो फूल के और एक विशेष आकृति का रूप धारण कर लेती है, जिसमें क्या होता है, आधार भाग। आधार भाग तो क्या होता है, आधार भाग यानी जिस हिस्से से वो तने से जुड़ी हुई है उधर वाले हिस्से को कह रहे हैं आधार। ये तो आधार भाग है, ये मध्य भाग है और ये शीर्ष भाग है। तो आधार से चपटी होती है और मध्य से संकरी और फिर और क्या होती जाती है, संकरी होती जाती है शीर्ष की तरफ। तो ऐसी संरचना गाजर में पाई जाती है। और ऐसी संरचना किसके कारण हुई, भोजन संग्रहण करने के कारण। ब्रेसिका रापा, तो इसके अंदर दोनों ही संरचनाएं क्या है, सही है। यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन है ए और बी, ब्रेसिका रापा यानी सलजम की बात कर रहा है, ये टर्निप की, टर्निप सलजम। ये भी क्या होती है, जड़ है जो भोजन संग्रह करने के कारण फूल जाती है। आइफोमिया बटाटस किसका नाम है, शकरकंद का नाम है। और शकरकंद किस में आती है, तने के रूपांतरण में अपन शकरकंद को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए, यानी कौन सी जड़ किस पौधे में पाई जाती है। पहला है स्तंभ मूल, अभी मैंने बताया था कि ऐसी जड़ें जो क्या होती है, मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भागों से विकसित हो जाती है। जिसमें अपन ने पढ़ा था बरगद के अंदर क्या होती है, जो शाखाएं होती है बड़ी बड़ी, उनसे कुछ संरचनाएं निकल जाती है जो भूमि में प्रवेश करके और जड़ की तरह व्यवहार करने लग जाती है। तो यहाँ है बरगद का नाम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस, यानी ये बरगद का ही नाम है। दूसरा है जटा मूल, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किसमें बताए थे मैंने, मक्का में। यानी जो तना है, इस तने के ऊपर पार्व और पार्व संधियां पाई जाती है।
जिसके जो आधारीय पार्व संधियां होती है, यहाँ से संरचनाएं विकसित हो जाती है। तो इन्हीं को क्या कह रहे हैं, प्रोप स्टिल्ट रूट कह रहे हैं इन्हीं को। तो स्टिल्ट रूट किसमें है, मक्का के अंदर। श्वसन मूल ये पाई जाती है राइजोफोरा के अंदर, और ग्रंथिल मूल यानी जिन जड़ों में गांठें होती है वो मिलती है चने के अंदर। राइजोफोरा में बताना चाहूंगा मैं, ये जो पौधा है ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पानी ज्यादा मात्रा में कीचड़ के रूप में पाया जाता है, उस एरिया को करें दलदली स्वाम्प रीजन। तो वहां पे एक पौधा पाया जाता है जिसको करें राइजोफोरा, और इस दलदली एरिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। सपोज कीजिए ये प्लांट है, इसकी जो जड़ है यहाँ से नुकीली शाखा जैसी संरचना बाहर निकल जाती है, और इसके यहाँ पर एक छिद्र मिलता है, जिससे क्या होती है, O2 इसके अंदर प्रवेश कर जाती है और ये श्वसन करने में मदद करवाती है, इसलिए इसको कहा गया है श्वसनी मूल। फिर है ग्रंथिल मूल, यानी कि जो चने की जड़ें देखी होगी तो उनमें देखी होगी जैसे जड़ है तो इनके अंदर ऐसे गांठें पाई जाती है। इन गांठों के अंदर क्या रहता है, राइजोबियम जीवाणु रहता है, और ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन सभी पौधे ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके और इसका एग्जाम्पल बताओगे कि ऐसा कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रेट के रूप में सभी करते हैं, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो अमोनियम के रूप में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका आंसर अब कौन सा होने वाला है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ, तीसरे में चौथा, सी में फोर्थ, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये सही है और डी वाले में क्या है, थर्ड। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, डी, यानी स्तंभ मूल मिल रही है किसके अंदर, बरगद के अंदर। जटा मूल मिल रही है किसके अंदर, मक्का के अंदर। श्वसन मूल मिल रही है किसके अंदर, राइजोफोरा के अंदर। और जो ग्रंथिल मूल है वो पाई जा रही है किसमें, चने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तना एक बीजाणु के प्रांकुर, मैंने क्या बताया था, प्रांकुर जो संरचना है, प्लूमल जो संरचना है वो क्या विकसित करेगी, परहोभाग विकसित करेगी। तने में पार्व संधियां और पार्व होते हैं। मक्का या गन्ना का पौधा देखा होगा तो इसके अंदर ऐसी गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों को क्या कहा जाता है, पार्व संधि। पार्व संधि कहते हैं इसको, और इंग्लिश में कह रहे हैं इसको नोड। और जो पार्व के बीच का हिस्सा है इसको कह रहे हैं पार्व। दो पार्व संधियों के बीच का जो हिस्सा है उसको कह रहे हैं हिंदी में पार्व, और इंग्लिश में कह रहे हैं इसको इंटरनोड। इसको क्या करें, इंटरनोड। तो तने के अंदर ये दोनों चीजें पाई जा रही है। फिर है तने का वह क्षेत्र जहां से पत्तियां उत्पन्न होती है वह पार्व होता है, ये गलत है। मैंने क्या बताया कि जो पार्व संधि होती है यहाँ पे पत्तियां विकसित होती है, तो ये पार्व से न होकर और कहां से होती है, पार्व संधि से। कुछ तने पर अंतस्थ यानी टर्मिनल या कक्षीय कलिकाएं होती है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन के लिए कार्य भी संपन्न करते हैं। जैसे कि आलू होता है तो भोजन संग्रह करता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कुछ तने सहारा के लिए होते हैं, ये भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो 3 कथन सही है। अब बात करते हैं तने पर अंतस्थ यानी टर्मिनल या कक्षीय एक्सिलरी कलिकाएं क्या होती है। यदि तने के ऊपर यहां पे कोई कलिका मिल रही है, शीर्ष के ऊपर यानी टिप ऑफ शूट, ये क्या है, टिप ऑफ शूट यानी परहो का जो शीर्ष है वहां पे जो कलिका, उसको तो कह रहे हैं टर्मिनल या एपिकल बड। इस कलिका को क्या नाम दे रहे हैं, एपिकल या टर्मिनल बड।
इसी तने के ऊपर अपन ने देखा है कि जो पारव और पारव संधियां होती है, तो पारव संधि से क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है, और यहाँ के ऊपर इस हिस्से पे जहां शाखा विकसित हो रही है वहां पे कलिका पाई जाती है, जिसको कह रहे हैं कक्षीय यानी एक्सिलरी बड कह रहे हैं इसको। तो ध्यान रखना है अपने को कि दो प्रकार की कलिकाएं हैं। यदि शीर्ष के ऊपर कलिका है तो उसको कह रहे हैं एपिकल या टर्मिनल बड, और जहां से ब्रांच और तना जॉइंट है वहां पे यदि कोई कलिका पाई जा रही है उसको कहेंगे कक्षीय एक्सिलरी बड कहेंगे उसको। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद और अरबी के भूमिगत तने किस हेतु रूपांतरित हुए हैं? अलैंगिक विधि के लिए आलू हमेशा किससे बनते हैं? जो आलू अपन खाते हैं वो एक मॉडिफाइड तना है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, ट्यूबर कहते हैं, कंद कहते हैं, ट्यूबर कंद कहते हैं। और इसमें क्या विशेषता पाई जाती है, ये भोजन को संग्रहित करके और लगभग एक गोलाकार संरचना के रूप में विकसित हो जाता है, जिसके ऊपर छोटी छोटी आंखें यानी कलिकाएं बड पाई जाती है। और जब इस टुकड़े को इसके कटिंग करके, और जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, बड आंखें होनी चाहिए, यदि इसको रोपित कर देते हैं तो नया पौधा विकसित हो जाता है, और ऐसी विधि को क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये किस कारण संरचना बनी, भोजन को संग्रहित करने के कारण, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। चिरकालिकता पेरिनेशन, अब ये समझना है चिरकालिकता पेरिनेशन क्या है, यानी पादप का वह भाग जो अगले सीजन में वृद्धि करता है, उसको क्या कह रहे हैं, चिरकालिकता पेरिनेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया मैंने, ये तना है, इसका इसी भाग को लगा के और अपन क्या करते हैं, अगले सीजन में नए पौधे विकसित कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, बड पाई जा रही है, ये बड क्या करेगी, यहाँ से नया पौधा विकसित करेगी। तो इस भाग को अपन क्या करें, चिरकालिकता के लिए भी ये काम करता है। तो सभी जो कथन है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ रोम या ट्राइकोम्स होते हैं जल और खनिज अवशोषणों के लिए एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक से अधिक विकल्प सही है। तो मैंने क्या बताया था, जो तना है इस तने के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उनको तो क्या कहते हैं, स्तंभ रोम या ट्राइकोम्स कहते हैं। और एक कोशिकीय कौन बताए थे, मूल रोम। विशेष ध्यान रखना है, मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं और जो स्तंभ रोम होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने जड़ से रिलेटेड, जो कि 10 क्वेश्चन है एमसीक्यूज के रूप में, और इनके जो ऑप्शन है उनको भी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है। यदि इस क्लास में आपको कोई ऐसी कमी लगती है जो आपके समझ में नहीं आया हो या कोई ऐसा डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है उसको लिख सकते हो। और यदि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहती है, आपको पसंद आती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें अच्छी तैयारी कर सकें। और जो स्टूडेंट जेट की लॉन्ग ईयर की कोचिंग करना चाहते हैं वो लक्ष्य क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। अभी फिलहाल जेट का जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, जो 2023-24 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट आने के बाद में यहाँ लॉन्ग ईयर की भी अच्छी तैयारी करवाई जाती है। और अभी वर्तमान में कल ही जो CUT का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें यहाँ से अच्छे नंबर प्राप्त किए बच्चों ने। तो मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने 2 साल तक कड़ी मेहनत की और अच्छे नंबर लाके अच्छी कॉलेज प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।